हम सब चाहते हैं कि हमें ऐसे स्नाइपर एंट्रीज मिले, पर असल में ऐसा होता कैसे है? तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा सप्लाई और डिमांड की थ्योरीज, जिनका इस्तेमाल हम ऐसे स्नाइपर एंट्रीज लेने के लिए कर सकते हैं। साथ में जोन रिफाइनमेंट, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और कैसे ये सब मिलकर तुम्हें परफेक्ट एंट्रीज दिलाते हैं। अब जोन रिफाइनमेंट में जाने से पहले ये ज़रूरी है कि तुम्हें सप्लाई और डिमांड के बेसिक्स पता हों। अगर पता है तो वीडियो में चैप्टर्स यूज़ करके आगे बढ़ जाओ। अगर नहीं तो अभी मैं समझा देता हूँ। तो डिमांड जोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पहले प्राइस ने कंसोलिडेट किया होता है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आया होता है। जब हम कैंडलस्टिक चार्ट पर देखते हैं तो ये कैंडल कुछ ऐसा दिखेगा, एक कैंडल जो एक बड़ी अपवर्ड मूव के नीचे प्लेस होगा। अगर हम इसे एक जोन की तरह विजुलाइज करें तो वो एक बॉक्स जैसा दिखेगा। मेरा रूल ये है कि मैं इम्पल्स मूव से पहले वाली आखिरी कैंडल को यूज़ करता हूँ जोन ड्रॉ करने के लिए। तो मैं ऐसी साइडवेज कैंडल ढूंढता हूँ जिसके दोनों तरफ विक हो और मूवमेंट बहुत कम या ना के बराबर हो, ठीक उस बड़ी पुश से पहले। और डिमांड जोन का आइडिया ये है कि ये वो जगह है जहाँ पहले इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई थी, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाई किया था, इसलिए वहाँ से प्राइस में तेज़ उछाल आता है। ये जोन बेसिकली एक डिस्काउंट प्राइस दिखाता है, जहाँ से फ्यूचर में फिर से बाइंग आ सकती है अगर प्राइस वापस उस लेवल तक आता है। तो डिमांड जोन से हम तभी बाय करते हैं जब प्राइस वहाँ दोबारा आता है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर से इंस्टीट्यूशनल बाइंग चालू होगी। अब जैसे कि तुमने गेस कर ही लिया होगा, सप्लाई जोन बिल्कुल वैसा ही है, पर उल्टी डायरेक्शन में। ये वो एरिया है जहाँ पहले प्राइस ने कंसोलिडेट किया था, फिर एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव आया और इसे भी एक बॉक्स की तरह ड्रॉ किया जाता है। मैं यहाँ भी वही रूल फॉलो करता हूँ। इम्पल्स मूव से पहले वाली आखिरी कैंडल से सप्लाई जोन मार्क करता हूँ। ये वो जगह दिखाता है जहाँ पहले इंस्टीट्यूशनल सेलिंग हुई थी। इसे एक प्रीमियम प्राइस माना जाता है सेल करने के लिए। तो जब प्राइस दोबारा उस लेवल तक आएगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर से सेलिंग चालू होगी। हम सप्लाई जोन से सेल करते हैं जब प्राइस उसे रिटेस्ट करता है, एक्सपेक्टिंग मोर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग। अब सप्लाई और डिमांड के बेसिक्स समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही फाउंडेशन है जोन रिफाइनमेंट की, जिससे हमें वो स्नाइपर एंट्रीज मिलेंगी। अगर तुम्हें अभी भी और डीप समझना है तो ऊपर एक कार्ड है जो तुम्हें एक प्योर सप्लाई डिमांड वीडियो तक ले जाएगा। तुम वो देख सकते हो और फिर वापस आकर ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। पर अगर तुम रेडी हो जोन रिफाइनमेंट सीखने के लिए तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो जोन रिफाइनमेंट काम कैसे करता है? मान लो हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हैं और एक सप्लाई जोन देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब प्राइस उस एरिया तक वापस आए तो वहां से सेल करें। प्राइस वापसी कुछ इस तरह दिखेगी। हमारा टारगेट सिंपल है, रीसेंट लो तक का। इसका मतलब हमारी पोजीशन कुछ ऐसी दिखेगी। अब ये एक 1.9 रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड है, मतलब तुम 1% रिस्क करके 1.9% कमा सकते हो, या $1 रिस्क करके $1.90 कमा सकते हो। ये ठीक है, पर रिवॉर्ड बहुत बड़ा नहीं है। ये स्नाइपर एंट्री नहीं मानी जाएगी। अगर तुम हमेशा ऐसे ट्रेड्स लो तो हाँ, तुम प्रॉफिटेबल रह सकते हो, पर बैरली, क्योंकि रिवॉर्ड रेशियो लो है। अब जो हम कर सकते हैं वो है इस 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जाकर जोन्स को रिफाइन करना। जोन रिफाइनमेंट के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाना होगा। तो हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर जूम इन करेंगे और छोटे सप्लाई जोन्स ढूंढेंगे जो उस 4 घंटे वाले जोन के अंदर आते हैं। तो मान लो 1 आवर चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम 4 घंटे का जोन मैप करें तो वो एक ब्रॉडर एरिया को कवर करेगा। पर अब हम क्या कर सकते हैं? उस 4 घंटे वाले जोन के अंदर एक छोटा 1 आवर सप्लाई जोन रिफाइन कर सकते हैं। हमें वहां और इम्बैलेंस दिखता है और एक छोटा सप्लाई जोन दिखाई देता है जो ऊपर की तरफ है। अब इसका फायदा यह है कि हम इस रिफाइंड जोन से ट्रेड ले सकते हैं। अब देखो, इसी रिफाइनमेंट की वजह से हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी इंप्रूव हो गया है। अगर हम फिर से 4 घंटे वाले चार्ट पर जाएं तो हमारा रिफाइंड जोन ऐसा दिखेगा और हमारी पोजीशन कुछ ऐसी होगी। सेम ट्रेड है, सेम टारगेट, सेम सेलिंग एरिया, पर क्योंकि हमने रिफाइन किया, हमने उस 1.9 रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड को बदलकर 6.25 रिस्क रिवॉर्ड बना दिया। मतलब तुम 1% रिस्क करके 6 गुना कमा सकते हो, या $1 रिस्क करके $6 कमा सकते हो। तो बेसिकली हम वही ट्रेड लेकर उसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना रहे हैं और साथ में वो सुंदर सा स्नाइपर एंट्री भी मिल रहा है। अब चलो इसे एक रियल चार्ट पर देखते हैं। ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, पेयर है,
NZDJPY। पर ऑनेस्टली ये स्ट्रैटेजी किसी भी एसेट पर काम करती है। मार्केट ने अभी अभी ट्रेंड डायरेक्शन बदला है और यहाँ हम देख रहे हैं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जहाँ से हम लोअर लोज और लोअर हाइज से निकलकर हायर हाइज और होपफुली एक हायर लो बना रहे हैं, जहाँ से हम अपना ट्रेड लेंगे। बस यही है बेसिक ट्रेड कॉन्सेप्ट। अब हम वही टेक्निक यूज़ करने वाले हैं जो पिछली बार की थी। टारगेट की बात करें तो हम सिर्फ स्विंग हाई को देखेंगे। तो जैसा मैंने एग्जाम्पल में दिखाया था, हम बस वहीं से वहीं तक ट्रेड ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब हम लास्ट कैंडल मार्क कर सकते हैं, इम्पल्स से पहले की। यही हमारा डिमांड जोन होगा, जो इस केस में कुछ ऐसा दिखेगा। नॉट बैड, काफ़ी अच्छा सा डिमांड जोन लग रहा है। अगर हम अपनी लॉन्ग पोजीशन प्लॉट करें तो एंट्री यहाँ होगी, स्टॉप लॉस इसके नीचे और टारगेट ऊपर उस हाई तक। अब ये एक 3% का ट्रेड है, मतलब ये कोई ख़राब पोजीशन नहीं है। मैं इसे लेना पसंद करूँगा। यहाँ से एंट्री लेकर वहाँ तक ले जाया जा सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्नाइपर एंट्रीज की। तो चलिए अब उस रूल को फॉलो करते हैं और 4 घंटे से 1 घंटे पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें और रिफाइंड अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब हम आवरली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो साफ दिखता है कि ज़्यादा कैंडल्स ओपन हो रही हैं। बेसिकली जब हम 4 घंटे से 1 घंटे पर आते हैं तो हर 4 घंटे की कैंडल के लिए हमें 4 1 घंटे के दिए मिलते हैं। अब हमारे पास 2 क्षेत्र हैं, एक मांगोन क्षेत्र यहाँ जो इम्पल्स से पहले की आखिरी दिए है, और एक नीचे जो बाजार का सबसे लो है और ये भी इम्पल्स से पहले की आखिरी कैंडल है। तो अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि जोन रिफाइनमेंट कैसे करना है और रिस्क रिवॉर्ड को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी के लिए हम ऊपर वाले जोन को हटा देते हैं और इस लोअर जोन पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहीं पर हम अपनी आवरली बाय लिमिट ऑर्डर रिफाइन कर सकते हैं। 4 घंटे की स्थिति पर हमें 3.08% मिल रहा था, लेकिन अगर हम एंट्री को इस जोन के ऊपर ले जाएं और बाकी ट्रेड सेम रखें तो अब हमें 5.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। यानी उसी ट्रेड में 2.5% और ऐड हो गया, और इसके लिए हमें बस इतना करना था कि 4 घंटे से 1 घंटे पर आना था और लेवल रिफाइन करना था। अब मैं वापस उस ऊपर वाले जोन पर जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इन 2 जोन्स में से कौन सा चुनें। देखिए, कई बार जब आप लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं तो जो पहले एक जोन दिखता था उसमें मल्टीपल जोन्स नजर आने लगते हैं और चीज़ें थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने का एक सिंपल तरीका है, और नए पोजीशन पर मूव करने से पहले हम इसी पर जल्दी से बात करते हैं। अगर अब हमारे पास 2 जोन्स हैं और हमें नहीं पता कि ऑर्डर कहाँ लगाएं, तो सिंपल तरीका है, ऑर्डर को एक्सट्रीम जोन पर रखें। एक्सट्रीम जोन वो होता है जो प्राइस से सबसे दूर होता है, उस प्राइस मूवमेंट के लेग में। तो हमारे प्राइस मूवमेंट का लेग है इस लो से इस हाई तक। ये है बुलिश पुश। अब हम एक रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं ताकि हम वहां से बाय कर सकें। इस फर्स्ट लेग ऑफ प्राइस एक्शन के अंदर एक्सट्रीम जोन होगा सबसे लोएस्ट जोन, यानी बाइंग सिनारियो में सबसे नीचे वाला जोन। इसलिए ये जोन हमारा एक्सट्रीम जोन बनता है। अगर हमें इन दोनों में से किसी एक पर बाय लिमिट लगानी हो तो स्टैंडर्ड ऑप्शन होगा एक्सट्रीम वाला। पहला रीज़न, हमें बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड इसी से मिलता है, और दूसरा रीज़न, ये सेफेस्ट होता है। मान लीजिए हमने इस जोन पर ऑर्डर प्लेस कर दिया और स्टॉप लॉस यहाँ रखा, तो हो सकता है हमारी मार्केट डायरेक्शन सही हो, लेकिन फिर भी हम स्टॉप आउट हो जाएं अगर मार्केट एक्सट्रीम जोन को हिट करना चाहे। अब इस अपर जोन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं जिसे मैं स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन कहता हूँ। ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस एक सिंपल नाम है एक सिंपल स्ट्रक्चर कन्फर्मेशन के लिए। स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन कुछ ऐसा दिखता है, जब मार्केट इस लेवल पर पहुंचे तो हम देखेंगे कि क्या लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर हमारे बड़े ट्रेंड के साथ अलाइन हो रहा है। अब जब हम आवरली पर हैं तो हमें बड़े ट्रेंड के अंदर एक छोटा ट्रेंड दिखता है। हमें दिख रहा है हाई, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लोअर, इसके बाद फिर एक और लोअर हाई और लोअर लोअर बना। अब इस पॉइंट पर हमें बेसिकली ये देखना है कि मार्केट वापस इस डिमांड जोन में आए और फिर एक नया हाई बनाए। अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए मार्केट अभी जहां है वहीं से ये हो जाए, यानी यहां से नीचे आए, इस लेवल को रिटेस्ट करे और फिर इस पॉइंट के ऊपर पुश करे, ये कंफर्म करेगा कि टॉप जोन सच में एक अच्छा पोजीशन हो सकता है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि इस डिमांड जोन में इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है जो ट्रेंड को रीशेप कर रही है। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस हाई के ऊपर पुश कर पाएं तो ये बताता है कि इस जोन में वो ताकत है जो हमने पहले एक्सपेक्ट नहीं की थी, और इसका मतलब ये है
कि अगर मार्केट वापस पुल बैक करे तो हम यहाँ से बाय पोजीशन ले सकते हैं। तो वहाँ से हम डिमांड आइडेंटिफाई करेंगे और उसी पॉइंट से बाय करेंगे ताकि ट्रेड को अपने टारगेट तक ले जा सकें। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट तक पहुंचे और यहाँ क्लोज करे, वो एक अच्छा सिग्नल होगा ये कंफर्म करने के लिए कि आप आराम से इस एरिया में बाय लिमिट लगा सकते हो। तो इस तरह से हम मल्टीपल जोन्स को हैंडल करते हैं। अब मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूं कि स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन रियलिटी में कैसे दिखती है। देखिए, हमारे पास एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, फिर हम नीचे आते हैं इस लो तक और यहाँ से एक पुश मिलता है ऊपर की तरफ। यही वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो हमें देखना होता है। तो जो पैटर्न हमें यहाँ मिला है, हमें बेसिकली यही पैटर्न छोटी टाइम फ्रेम पर रेप्लिकेट करना है। ठीक है, तो हम यही एग्जैक्ट पैटर्न लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे। अगर हमें ऐसा मिला तो हम कंफर्टेबली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये है एक विजुअलाइजेशन की स्टैंडर्ड कॉन्फर्मेशन कैंडल्स में कैसे दिखता है। तो यही तरीका है दो जोन्स में से चूज करने का। किसी भी टॉप जोन पर कॉन्फर्मेशन एंट्रीज का वेट करें और लोअर जोन जो कि प्राइस से सबसे दूर है और प्राइस एक्शन के लेग का लोएस्ट पॉइंट है, वहां आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आप वहां बाय लिमिट डाल सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट वहां पहुंचता है तो आप खुशी खुशी एंट्री लेना चाहोगे। अब अगर हम वापस 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जंप करें तो हमें दिखेगा कि हमारे पास टॉप जोन है कन्फर्मेशंस के लिए और एक्सट्रीम जोन पर ऑर्डर प्लेस्ड है। अब थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले जोन को हटा देते हैं तो हम देख सकते हैं कि अब 4 घंटे की कैंडल के आधे हिस्से को एक जोन कवर कर रहा है। पहली नज़र में 4 घंटे के चार्ट पर ये इतना स्पष्ट नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे ये कुछ सेंस ही नहीं बना रहा। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक एक घंटे की जोन है। ठीक है, हाँ, ड्राइंग थोड़ी ख़राब है लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो ये हमारा 1 आवर एक्सट्रीम जोन है। इसका आइडिया ये है कि हमने ट्रेड को रिफाइन कर लिया है और जहाँ पहले हम ऊपर वाले लेवल से एंट्री ले रहे थे, अब हम एक्सट्रीम जोन से एंट्री ले रहे हैं, जो कि हमें इस ट्रेड के लिए बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड देगा। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। देखो, मार्केट नीचे पुश करता है उस एक्सट्रीम जोन में और फिर मार्केट ऊपर की तरफ पुश करता है, एक नया हाई बनाता है जो कि हमारा टारगेट फिल करता है। और अगर हम सिर्फ 4 घंटे की जोन से काम कर रहे होते तो जोन का हाई यहाँ होता, लो वहाँ होता, तो हमारा पोजीशन कुछ ऐसा दिखता। तो रिफाइनमेंट के बिना हम 3% रिटर्न देख रहे होते, लेकिन रिफाइनमेंट के साथ ये बढ़कर लगभग 5.5 हो जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हो, यही है हमारे स्नाइपर एंट्रीज, क्योंकि हमने एक्चुअल में विक्स के पास एंट्री ली है। हम कैंडल्स के बीच में एंट्री नहीं ले रहे, न ही कंप्लीटली ऊपर की तरफ जैसा कि हम 4 आवर जोन से करते। हमने विक्स को कैप्चर किया और स्नाइपर एंट्री सिक्योर की। अब एक बात है जिससे आपको रिफाइन करते समय बचना चाहिए, और वो है ओवर रिफाइनमेंट। आपको ध्यान रखना है कि आप जोन को ज़्यादा छोटा ना कर दें। आप सोच सकते हो, अगर 4 घंटे से 1 घंटे पर आकर जोन छोटा हो जाता है और एंट्री रिफाइंड हो जाती है, तो क्यों ना हम 4 घंटे से 5 मिनट या 1 मिनट पर आ जाएं, जिससे और छोटा रिफाइंड जोन मिल जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चले जाते हैं और इस बड़े डिमांड जोन को डिटेल में देखने लगते हैं, तो हमें बहुत छोटे रिफाइंड जोन्स मिलेंगे नीचे की ओर। तो हम सोच सकते हैं, अच्छा, ये रिफाइंड जोन ठीक लग रहा है, कुछ इम्बैलेंस भी दिख रहा है, शायद हम यहाँ एंट्री रखें और हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा। पर दिक्कत यह है कि मार्केट हमेशा उन लेवल्स तक पहुंचेगा ही नहीं। तो भले ही पेपर पर यह ट्रेड बहुत अच्छा लगे, 25 आर का पोटेंशियल दिखे, मतलब 1% रिस्क पर 25% का प्रॉफिट, पर हकीकत में वो जोन टच ही नहीं होगा, क्योंकि हम 4 घंटे और 1 घंटे के प्राइस एक्शन पर काम कर रहे हैं। मार्केट को इतना नीचे 5 मिनट पर ले जाना रिस्की है और अक्सर रिजल्ट ये होगा कि आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। तो ओवर रिफाइन मत करो, चीज़ों को ज़्यादा मत खींचो, नहीं तो अच्छे ट्रेड्स मिस हो जाएंगे। अब एक सिंपल रूल जो आप फॉलो कर सकते हो ताकि ओवर रिफाइन से बच सको, वो है सिर्फ 2 स्टेप्स नीचे जाना। मतलब अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हो तो आप 1 घंटा और फिर 30 मिनट तक जा सकते हो। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर हो तो आप 4 घंटे और फिर 1 घंटे तक जा सकते हो। अगर आप 30 मिनट पर हो तो आप 15 मिनट और फिर 5 मिनट तक जा सकते हो, लेकिन उसे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट 2 टाइम फ्रेम स्टेप्स ही लो, 4 घंटे से 1 घंटा और फिर 30 मिनट, टैली से 4 घंटे और फिर 1 घंटा, 30 मिनट से 15 और फिर 5 मिनट। ये सब ठीक है। वैसे भी आपको अक्सर सिर्फ एक स्टेप नीचे जाने की ही ज़रूरत होती है
स्नाइपर एंट्री लेने के लिए और अपने ट्रेड के प्रॉफिट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए। जैसा कि आपने अभी देखा, हमने एक ट्रेड में 2% एक्स्ट्रा जोड़ लिया। अगर आप एक 5% या 5.5 ट्रेड निकाल पा रहे हो, तो वो एक बहुत ही हेल्थी मंथ बन सकता है ट्रेडिंग का। सिर्फ एंट्री को स्लाइटली लोअर टाइम फ्रेम पर लेकर जाने से आप ट्रेड को 3 से 5.5% तक ले जा सकते हो और रिटर्न्स को ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो, जो कि बहुत सॉलिड है। अब यहाँ पर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर हैं। अगर हम अपना जोन यहाँ रिफाइन करते 30 मिनट पर, तो हमारे पास ये एरिया होता वर्क करने के लिए। ये कैंडल। मैं अब भी इस बात का सपोर्टर हूँ कि स्टॉप लॉस हमेशा लो के नीचे होना चाहिए, तो मैं उसे वहीं रखता। लेकिन हम शायद थोड़ा और प्रॉफिट यहाँ जोड़ सकते थे और इस ट्रेड को 6% का बना सकते थे, सिर्फ बाय फॉलोइंग दैट 2 स्टेप्स डाउन रूल, 4 आवर, 1 आवर, फिर 30 मिनट। तो 4 आवर से 30 मिनट जाने से हमने एक्चुअली इस ट्रेड का प्रॉफिट पोटेंशियल डबल कर दिया। लेकिन अगर हम और